नए चैप्टर का नाम लिखना है आपको इन्वेंट्रीज, INVENTORIES, इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्री वर्ड आपने वैसे सुन तो रखा ही होगा, खैर, है ना, स्टॉक, राइट। चलो, तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो पॉइंट नंबर 1, मीनिंग। तो इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने, हम वही कॉपी करके आपको लिखवा देते हैं। तो आप लिखो डैश डाल के, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड, हेल्ड के आगे डैश डाल लेते हैं और एसेट को हाईलाइट कर लेते हैं। हेल्ड के आगे डैश डाल के ए, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बी, in the process of production, in the process of production for such sale. C, for consumption in production process including maintenance supplies, including maintenance supplies, comma, consumables, consumables other than machine spares, other than machine spares, ब्रैकेट में, और स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स, और स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स, ब्रैकेट क्लोज। तो AS2 ने तो ये डेफिनेशन चिपका रखी है इन्वेंट्री की कि इन्वेंट्री क्या होता है। हाँ, तो एसेट होता है, बिल्कुल सही दोस्त। तो इन्वेंट्री एसेट होता है, ये तो हमको पता है ना, करंट एसेट होता है इनफैक्ट। लेकिन इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि या तो जिसको आप क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, बेच दोगे, आपका काम है उसको बेचने का, या फिर वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि रॉ मटेरियल, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। और या फिर वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, जैसे इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो। बताओ, जैसे कि, जैसे अब आपको मशीन में क्या डालना है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, है ना। तो ये ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो आप मशीन के अंदर डालते हो ताकि प्रोसेस सही होता रहे, प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहे, तो ये सब चीज़ें भी आपकी इन्वेंट्री ही है। लेकिन कुछ चीज़ों को इन्वेंट्री में काउंट नहीं करते, वो लाल कलर से लिखा था, जैसे हाईलाइट कर रहा हूँ अब मैं। अदर देन मशीनरी स्पेयर्स या स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स। तो मशीनरी स्पेयर्स क्या होता है, स्पेयर पार्ट्स, राइट। तो मशीन में बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं, है ना। अब हमें डर है कि कोई पुर्जा ख़राब ना हो जाए, तो हमने इसका एक स्पेयर पार्ट अलग रख रखा है। तो इस स्पेयर पार्ट को कहते हैं मशीन स्पेयर्स या स्टैंड बाय इक्विपमेंट। तो इनको इन्वेंट्री नहीं माना जाता, तो ये इन्वेंट्री नहीं है। तो बच्चा कह रहा है अगर ये इन्वेंट्री नहीं है तो क्या है। चलो तो मारो तुक्का, ये क्या है।
लेकिन ये इन्वेंट्री तो नहीं है, पार्ट ऑफ एसेट। तो पार्ट ऑफ एसेट को क्या कहेंगे? फिक्स्ड एसेट। तो इसको फिक्स्ड एसेट माना जाता है ना, मतलब पार्ट ऑफ एसेट, राइट। तो इसको हम फिक्स्ड एसेट कंसिडर करते हैं। तो जो भी आपकी मशीन्स होती हैं उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो इन्वेंट्री नहीं होते, वो क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट होते हैं। तो समझ गए मीनिंग? वैसे मोटा मोटी इन्वेंट्री का, तो इन्वेंट्री मतलब वही है जो आपको पता है, मतलब कोई अलग मीनिंग नहीं है, वही स्टॉक, डब्बे। तो बस उन्हीं डब्बों को, उन्हीं स्टॉक को कह देते हैं इन्वेंट्री, वही मतलब है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिखो पॉइंट नंबर 2 है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फिर ब्रैकेट में वाई। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्यों करी जाती है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन ब्रैकेट में वाई। तो यानी कि जैसे मतलब थोड़ा सा डेमो समझाने के लिए बता देता हूँ। तो इन्वेंट्री मतलब हो गया एक तरह से जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, जो आपके पास डब्बे बच गए। तो इस क्लोजिंग स्टॉक की हम वैल्यू क्यों निकालते हैं? पता चले हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो जैसे दोस्त आप तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे चलो, तो आपकी बात को थोड़ा मतलब रिफाइन कर देते हैं। तो मतलब जो आप कहना चाह रहे हो उसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं। तो नंबर 1 तो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। एक तो अपनी सही इनकम निकालने के लिए, है ना। तो अगर देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप नहीं निकालोगे तो फिर इनकम की वैल्यू नहीं निकलेगी। अब हो सकता है बच्चा पूछे कैसे, तो मैं जल्दी से ऐसी डेमो देकर समझा देता हूँ। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, उसमें आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो ना क्लोजिंग स्टॉक। अगर वो वैल्यू गलत लिखोगे तो फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत आएगा। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सही निकालना ज़रूरी है ताकि हम इनकम को सही डिटरमाइन कर सकें। ऐसी सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी सही पता लगा सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को निकालना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी सही पता लगा सकें। अब बताओ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे सही पता लगाएंगे? बैलेंस शीट में, राइट। आप बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो एसेट साइड पर। तो अगर आप उसकी वैल्यू गलत निकालोगे तो फिर बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। तो ये भी ज़रूरी हो गया, है ना। इसीलिए ये हो गया। उसके बाद नंबर 3, तीसरा ऑब्जेक्टिव कह सकते हो लिक्विडिटी एनालिसिस। कंपनी के लिक्विडिटी के बारे में भी पता लगाने के लिए ये ज़रूरी है, लिक्विडिटी एनालिसिस। तो ये भी आपने क्लास 12th में पढ़ा था। जैसे लिक्विडिटी पता लगाने के लिए आप करंट रेशो कैलकुलेट करते हो, और करंट रेशो में करंट एसेट्स कंसिडर करते हैं हम, और करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलत निकाली तो फिर करंट रेशो भी गलत निकलेगा, और करंट रेशो गलत निकलेगा तो आपका लिक्विडिटी एनालिसिस गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक देखो ज़रूरी है ना सही निकालना। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने गलत निकाला तो लिक्विडिटी एनालिसिस भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है। और चौथा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कानून ने भी कह रखा है, ये तो निकालना पड़ेगा। सर कौन सा कानून? शेड्यूल 3।
ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो मतलब शेड्यूल 3 ने भी कह रखा है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक जो होता है या इन्वेंट्री जो होता है उसे डिस्क्लोज करना है, इट हैज़ टू बी डिस्क्लोज्ड। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा शेड्यूल 3 भी कह रहा है। तो मतलब कानून की भी रिक्वायरमेंट है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सही निकालनी है। तो इसीलिए चैप्टर बनाया गया आपके लिए। मतलब ये चैप्टर का पर्पस पता है सिर्फ क्या है, कि आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 नंबर के ट्रू फॉल्स के अंदर, उस पर डिस्कशन करते हैं आगे। चलो ठीक है, तो क्या डिस्कशन है? डिस्कशन ये है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैं ओवर स्टेट कर दूंगा, तो ओवर स्टेट का मतलब पहले तो बताओ क्या, मतलब ज़्यादा बढ़ाकर लिख दूंगा। हाँ, ज़्यादा बढ़ाकर लिख दूंगा। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाकर लिख दूंगा, तो आपको ये बताना है कि उससे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे मेरे, कम हो जाएंगे। भाई एक कह दो कम हो जाएगा, एक कह दो ज़्यादा हो जाएगा, भाई किसी का तो तुक्का सही हो ही जाएगा। चलो है ना। तो खैर तुक्का तो खैर हम बाद में भी लिख सकते हैं, तो इसका एक छोटा सा लॉजिक समझा देता हूँ पहले। तो ये लॉजिक आप मत बनाना, आप बस देखते रहो, ठीक है, आप बस देखते रहना। तो मैं कुछ मनगढ़ंत फिगर लिख रहा हूँ। मान लो ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 90,000, सेल्स 1,80,000 और क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं 40,000। तो मान लो फ़िलहाल आपकी ये फिगर्स हैं, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर क्या आएगा? 1,20। ठीक है, तो पहले यहाँ तक तो ओके। चलो अब मैं आपकी आंखों के सामने क्लोजिंग स्टॉक को अब ओवर वैल्यू करूँगा, फिर आपको प्रॉफिट का रिवाइज्ड आंसर बताना है। अब इसको 40 की बजाय बढ़ाकर कर रहा हूँ 60। तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा नया? कितना आ रहा है नया प्रॉफिट? 1,40। तो ठीक है भाइयों, आप संतुष्ट हो? किसी को ये तो नहीं लग रहा मैं कोई आंखों का जादू कर रहा हूँ? जो है वो आपके सामने है, ठीक है। चलो तो बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू करने से क्या हुआ? हाँ, प्रॉफिट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो ऐसा सिंबल बना लो, ठीक है। और आप संतुष्ट हो ना, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉजिकली समझा दिया। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट का आंसर भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अब कम भी करके देख लो। चलो अब मान लो क्लोजिंग स्टॉक हम कर देते सिर्फ 20, तो प्रॉफिट भी कम होकर कितना हो जाता? 1,00,000। तो ओके हो गया भाइयों। तो लिख लो सेकंड पॉइंट भी। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड हो गया, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड हो गया मतलब कम हो गया, तो फिर क्या होगा? प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट या इनकम एक ही बात है, कभी कभी ट्रू फॉल्स में इनकम लिख देता है, तो इनकम या प्रॉफिट एक ही बात है। तो क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलो फिर ऐसे ही अगला बताना है। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड हो गया, यानी कि इस बार ओपनिंग स्टॉक को अगर मैं ज़्यादा लिख लूँगा,
तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, घर पे जाके खुद डेमो करके देख लेना। और आखिरी भी लिख लेते हैं कि अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड हो गया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए स्टॉक की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टॉक ज़रा सा भी कम ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा या कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स में कई बार पूछ लेता है आपसे, कह देगा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो क्या होगा, या क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो क्या होगा, या ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो क्या होगा, या ओपनिंग स्टॉक कम हो गया तो क्या होगा। तो क्लियर हो गया। चलो, तो ये तो हो गया जी इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों करी जाती है। तो इसीलिए करी जाती है, तो ये पूरा उसका प्रमाण मिल गया आपको कि भाई अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक गलत निकाला तो फिर प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा। चलो, इसके बाद पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेसिस, डैश डाल के AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो CA इंटर में आप पढ़ोगे AS2 पूरा डिटेल के अंदर। तो AS2 ने एक रूल दे रखा है कि आप इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसका बेसिस क्या है। तो इसका बेसिस जो है वो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो बच्चा कह रहा है कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो लिखो कंजर्वेटिज्म, या ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रूडेंस। तो बच्चा कह रहा है सर हमें तो याद नहीं है ये सब क्या बातें हैं, कंजर्वेटिज्म क्या होता है हमें क्या पता। तो बताओ कंजर्वेटिज्म क्या है। लॉसेस को रिकॉर्ड करना है, फ्यूचर वाले प्रॉफिट को नहीं करना। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल, तो उसके आधार पर इन्वेंट्री को वैल्यू करने का एक रूल बनाया गया। ये रूल AS2 ने बनाया है। तो वो रूल लिख लेते हैं, वो रूल क्या है। तो रूल बहुत ही सिंपल है। रूल है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको शॉर्ट में बच्चे प्यार से कहते हैं NRV। तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा वो। तो इन्वेंट्री को वैल्यू करने का एक रूल होता है, कॉस्ट या NRV विच एवर इज़ लोअर, दोनों में से जो कम होगा वो लेते हैं। मतलब दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है वो लेते हैं, क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे हैं, हम समझदार हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे 210 नंबर आएंगे या 250 नंबर आएंगे, तो आप कम वाले को कंसीडर करो, है ना, क्योंकि आप समझदार हो। तो ऐसी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में भी अगर उसकी कॉस्ट होगी 210 और NRV होगी 250, तो हम 210 को कंसीडर करेंगे। मतलब जो भी दोनों में से छोटा होगा उसको कंसीडर करेंगे। अब दोनों के मीनिंग क्या हैं वो हम नीचे समझते हैं। तो कॉस्ट किसे बोलते हैं, अच्छा विच एवर इज़ लोअर के आगे ये भी लिख लेना, ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये भी एग्जाम्पल में सिखा दूंगा मतलब क्या है, लेकिन लिख लो ऑन इंडिविजुअल बेसिस। चलो, तो पहले कॉस्ट पे चर्चा करते हैं। तो ए हेडिंग डालते हैं कॉस्ट। चलो, तो कॉस्ट मतलब बताओ क्या। तो मान लेते हैं आपने एक डब्बा खरीदा 100 रुपए का,
ठीक है, रॉ मटेरियल। तो आपने एक डब्बा खरीदा 100 रुपये का, या लोहा खरीदा, कुछ भी खरीदा, मतलब रॉ मटेरियल खरीदा। फिर आपने एक मज़दूर को कहा कि चलो भाई इस पे हथौड़े मारो और इसके आकार को बदल दो। तो मज़दूर ने इस पर हथौड़े मार मार के इस लोहे के आकार को बदल दिया और मज़दूर ने ले लिए 20 रुपये। फिर उसके बाद आपको इस लोहे के बदले हुए आकार को खींचकर अपनी फैक्ट्री में लाना है ताकि आप प्रोडक्शन कर सकें। तो मान लेते हैं उसमें भी रिक्शे वाले ने आपसे 15 रुपये ले लिए। तो बताओ आपके लोहे को खरीदने की और फैक्ट्री तक लाने की कुल लागत कितनी? 135। तो इसको कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट का फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट। बाकी अदर कॉस्ट के ब्रैकेट में लिख लो, इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन and condition, bringing the inventory to present location and condition। तो सिंपल, तो कॉस्ट मतलब तो लागत है ना, तो ये तो सिंपल सी बात है। तो कॉस्ट मतलब तो लागत हो गई। तो कुल मिलाकर आपके 135 रुपये खर्च हो गए, है ना। तो ये आपकी लागत हो गई। उसके बाद बी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है कि भाई जो लोहे का वो डब्बा था मान लो आपका, अब उसको आप बाज़ार में बेचोगे भी। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, आओ लिखते हैं। इसका फार्मूला है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो इसका क्या मतलब है? तो अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये डब्बा कल कितने का बेचोगे। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये डब्बा कल कितने का बेचोगे। तो आप सोच रहे हो कि अच्छा ये डब्बा, शायद ये डब्बा मैं 150 रुपये में बेच पाऊँगा, है ना। तो आप सोच के मुझे बता रहे हो कि शायद ये डब्बा मैं 150 रुपये में, 150 रुपये में बेच पाऊँगा। लेकिन ये डब्बा बेचने के लिए आपको एक सेल्स एजेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपसे 5 रुपये ले लेगा। ये भी आप सोच के मुझे बता रहे हो, दोनों बातें आपने सोच के बताई हैं। तो क्योंकि दोनों बातें आप सोच के बता रहे हो तो इसीलिए दोनों के बारे में लिखा है एक्सपेक्टेड। दोनों के बारे में क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड, मतलब आपको लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि 150 रुपये में बेच दोगे डब्बा, और आपको लग रहा है कि शायद 5 रुपये खर्चा भी आ जाएगा बेचने का। तो नेट नेट आपकी जेब में कितना आया है? 145। तो इसको कह देते हैं NRV। तो इसको कह देते हैं NRV। तो क्लियर हो गया NRV? तो बताओ फाइनली डब्बा आप अपनी किताब में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे? 135, क्योंकि कॉस्ट कितनी है? 135 और NRV कितनी है? 145। मतलब हमारे एग्जाम्पल में तो दोनों में से जो कम होता है उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लियर हो गया?
NRV समझ आ गया? ठीक है, तो ये एक्चुअल मीनिंग होता है। वैसे तो बच्चे क्योंकि भोले मासूम हैं आपकी तरह, तो वो NRV भी नहीं कहते, वो कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आप मार्केट प्राइस भी मन में कह सकते हो, लेकिन अगर डेट पर जाओ, अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना हो तो क्या बोलना? NRV। हाँ ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस तो 11वीं के छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं। चलो, तो ओके हो गई दोनों बातें पहले? चलो ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, आ जाओ। तो इसमें एक ही क्वेश्चन है, पूरे बुक में भी एक ही क्वेश्चन है, और आज तक के इतिहास में भी एक ही क्वेश्चन आया है। हाँ, तो वही लिखते हैं, आ जाओ एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक टेबुलर फॉर्मेट दे रखा है, आइटम्स, उसके नीचे कॉस्ट, उसके नीचे NRV, आइटम्स में A B C D E और टोटल, कॉस्ट में 23, 25, 21, 14, 11 और NRV में 32, 12, 18, 9 और 6। चलो, तो टोटल बताओ, कॉस्ट का टोटल कितना? 92, 94 और NRV का 77। ओके, तो बस यही क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। चलो, तो क्या आंसर आ गया? 77, क्योंकि क्या है रूल? विच एवर इज लोअर। अब आगे एक अंग्रेजी में शब्द लिखवाए थे, ऑन इंडिविजुअल बेसिस। बच्चा कह रहा है वो तो बेकार है, मुझे क्या, वो तो सर ने लिखवाया होगा, हमें क्या, है ना? तो बस इसीलिए 77 करने वाले बच्चों का एग्जाम में गलत हो गया था। तो ये जो रूल लगाना होता है हमें, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ये हर इन्वेंट्री पर अलग लगता है। ये हर इन्वेंट्री पर अलग लगता है, इंडिविजुअली लगता है। तो A इन्वेंट्री पर अलग लगाना है आपको, 23, ठीक है। B इन्वेंट्री पर अलग लगाना है, 12, ठीक है जी। C इन्वेंट्री पर अलग लगाना है, बताओ C का आंसर आप बताओ, 18। D इन्वेंट्री पर अलग लगाना है और E इन्वेंट्री पर अलग लगाना है। तो बताओ क्या आंसर आ गया? 68। तो ये है सही उत्तर। ओके, चलो ठीक है। तो लेकिन इतिहास में ये एक ही क्वेश्चन है जो आया है या जो आएगा, ठीक है। बट समझ गए? तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, लेकिन आपको क्या करना है? इंडिविजुअल बेसिस पर लेना है ना। तो बस चलो, अब इसके नीचे एक स्टार पॉइंट लिखते हैं, बहुत ही ज़रूरी स्टार पॉइंट है ये। तो इस स्टार पॉइंट का नाम है एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट। इसको हाईलाइट कर लेते हैं अच्छे से, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट। एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट। चलो, तो वही एग्जांपल ले लेता हूँ भी। आपने वो रॉ मटेरियल खरीदा था, है ना,
वो कितने का ख़रीदा था रॉ मटेरियल? 100 रुपये का। फिर आपने उसमें कुछ वो करवाया था कन्वर्जन, कितने रुपए का? 20 रुपये का। फिर आपने कुछ उसको मतलब प्रेजेंट लोकेशन पर लाने के लिए 15 रुपये खर्च कर दिए थे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए बेसिकली। तो अब ये हमारा सामान जो है बिल्कुल शोरूम तक पहुँच गया, ठीक है। ये अपना प्रेजेंट लोकेशन जहाँ से अब इसको बेचना है। तो अब हमारा सामान शोरूम तक पहुँच चुका है। तो शोरूम तक पहुँचने में कुल खर्चा कितना आया डब्बे का? 135, है ना कॉस्ट। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ खर्चे हो तो जाते हैं, शक्ल से तो खर्चे होते हैं, जैसे हम उनके पहले नाम लिख लेते हैं। तो शोरूम के नीचे लिखते हैं नाम। तो अगर आप ये चित्र बना रहे हो मेरे साथ, तो ऐसा करते हैं, हम शोरूम के नीचे कुछ खर्चों का नाम लिख लेते हैं। चलो, तो एबनॉर्मल लॉस, मान लो शोरूम में आग लग गई, डब्बा जल गया, है ना, तो मान लो 10 रुपये का नुकसान हो गया। या फिर स्टोरेज कॉस्ट, डब्बे को स्टोर करने के लिए आपको एक वेयर हाउस कीपर रखना पड़ा नौकरी पर, जो 5 रुपये लेता है, तो स्टोरेज कॉस्ट। आपको शोरूम पर एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसर तैनात करके रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 10 रुपये। आपको डब्बा बेचने के लिए कुछ सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे करने, तब ये डब्बा बिकेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मान लो 15 रुपये। तो हैं तो ये भी खर्चे, देखो भाई, ये 10 रुपये का नुकसान हो गया, 5 रुपये स्टोरेज पे लग गए, 10 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन में लग गए, 15 रुपये सेलिंग करने में लग गए, डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए। तो क्या ये भी आप डब्बों की कॉस्ट में ही जोड़ोगे? तो तुम्हें कैसे पता? एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट। तो तुम्हें इतनी इंग्लिश आती है? चलो ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ के भी आप सोच रहे हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप कॉमन सेंस से भी सोचो। डब्बा कहेगा भाई मेरी क्या गलती, डब्बे का खर्चा तो वही ना बस जो उसको बनाने तक और शोरूम तक लाने में हुआ। अब शोरूम के बाद चाहे उसमें आग लग गई, चूहा कुतर गया, गायें खा गई, ये सब जो भी बातें हुई, उससे डब्बा कहेगा मेरी क्या गलती। अब उसको स्टोर करने का खर्चा आ रहा है तो डब्बा कहेगा मेरी क्या गलती। तो ये सब जो नीले रंग के खर्चे हैं ये डब्बे की कॉस्ट में नहीं आएंगे। तो बस यही मतलब मेन मुद्दा था, तो यही लिख लो। तो ये चारों खर्चे जो हैं ये हमारे डब्बे की कॉस्ट में नहीं आएंगे। तो बस, तो मतलब इधर इसीलिए इस साइड लिखा है। तो इन चारों को हम कॉस्ट में नहीं लिखेंगे। तो डब्बे की कॉस्ट कितनी रहेगी? सिर्फ 135। तो कॉस्ट का मतलब यही है जो लिखवाया, तो दैट इज़ कॉस्ट। चलो, तो क्लियर हो गया पहले थर्ड पॉइंट, ओके। चलो, तो यहाँ तक बेसिकली इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ तक मोटा मोटी 2 नंबर तक की वेटेज तक का क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी या ट्रू फॉल्स। चलो, अब पॉइंट नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। चलो, तो इसका नाम है जी इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। तो शुभम भाई पूछ रहे हैं ये कॉस्ट कहाँ से रिकवर होगी? कहीं से रिकवर नहीं होगी, पीएनएल में डेबिट कर देंगे बस। चलो, तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, तो इसके ब्रैकेट में आप लिख लो
इम्पॉर्टेंट और डैश डाल के थ्योरी। ये थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आया है, बहुत बार आया है। तो इसके नीचे आप पेज को हाफ कर लेना। दो तरह के सिस्टम्स होते हैं तो डिफरेंस पूछ लेते हैं। चलो, तो एक को लिखते हैं नाम, एक को बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। एक को बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। चलो, तो पहले लिखवा देता हूँ फिर समझाऊंगा एक साथ, है ना। तो लिखते हुए शायद अजीब सा लगे, लेकिन पहले लिख लो फिर समझेंगे। तो दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। नंबर 1, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में लिखना, इट इज़ अ मेथड ऑफ असरटेनिंग, इट इज़ अ मेथड ऑफ असरटेनिंग इन्वेंट्री by taking actual physical count, by taking actual physical count, ब्रैकेट में लिखना, that is stock taking, ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें स्टॉक टेकिंग को हाईलाइट कर लेते हैं और फिजिकल काउंट को अंडरलाइन कर लेते हैं। और परपेचुअल सिस्टम में लिख लेते हैं, इट इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री बैलेंसेस आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड इशू। इसमें ईच रिसिप्ट को और इशू को हाईलाइट कर लेते हैं, आफ्टर ईच रिसिप्ट और इशू। सेकेंड पॉइंट, इट इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव, इट इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। और इसमें लिख लेते हैं, इट इज कॉस्टलियर। तो इसमें सिंपल को, लेस एक्सपेंसिव को और इधर कॉस्टलियर को हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 3, इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। और इसमें लिख लेते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल इज पॉसिबल। तो इसमें नॉट पॉसिबल को कर लेते हैं, इसमें पॉसिबल को कर लेते हैं और कंट्रोल को अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 4, COGS is रेसिडुअल वैल्यू। और इसमें नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक इज रेसिडुअल वैल्यू। तो इसमें COGS को हाईलाइट कर लेते हैं, इसमें क्लोजिंग स्टॉक को हाईलाइट कर लेते हैं। और नंबर 5 डिफरेंस है, ठीक है। पांचों रट के जाने, कहीं हीरो बनो अपने आप को कि मैं खाली 2 रट के जाऊंगा। हाँ, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन 5 नंबर का आता है इसका, तो पांचों डिफरेंस लर्न करने। तो 5वां डिफरेंस है, COGS इंक्लूड्स गुड्स लॉस्ट। और नंबर 5 इसमें क्लोजिंग स्टॉक
इंक्लूड्स गुड्स लॉस्ट। गुड्स लॉस्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं दोनों में, और मेरी सजेशन मानो तो फोर्थ डिफरेंस जो है और फिफ्थ, ये एग्ज़ाम में अकेले भी कई बार पूछे गए हैं ट्रू फॉल्स में, तो इन्हें तो ज़रूर 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 लर्न करना, फोर्थ और फिफ्थ को तो। ठीक है, तो पहले आप लिख लो जब तक, फिर आपको समझाते हैं कि ये क्या मांजरा है। चलो ठीक है, तो तब तक मैं ड्राइंग बनाता हूँ कुछ आपको समझाने के लिए। चलो, तो लिख लिया सबने, कर लिया पहले चेपने का काम। चलो ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। तो पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड समझा देता हूँ, ये प्रैक्टिकली भी काफ़ी चलता है, और जब आप सीए बनोगे, जब ट्रेनिंग पर जाओगे, तो आपको ये काम करना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी कंपनी कहती है, आपको कहती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहती है कि सीए साहब आपको हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू करनी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है ठीक है, मैं इन्वेंट्री की वैल्यू करने के लिए तैयार हूँ, क्या करना है बताओ। तो कंपनी कहती है आप एक काम करो, हर 3 महीने बाद हमारी फैक्ट्री आया करो, और हर 3 महीने बाद आप फिज़िकल काउंटिंग करा करो। फिज़िकल काउंटिंग का मतलब है आप बकायदा उसके फैक्ट्री पे जाओगे और ऐसे काउंट करोगे कि कितने डब्बे हैं, कितने डब्बे हैं, इसको बोलते हैं फिज़िकल काउंटिंग। तो इसमें क्या होता है कि हर आप 3-3 महीने के गैप में उसकी फैक्ट्री में जाकर डब्बों की काउंटिंग करते हो। अब ये 3 महीने ज़रूरी नहीं है कि 3 ही महीने होंगे, हो सकता है आप 6-6 महीने में भी जा सकते हो सकता है आप पूरे 1 साल के एंड में ही जाओ, हालांकि वो कम होता है, कम से कम साल में आप 2-3 चक्कर तो लगाओगे ही ना। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आप साल में 2-3 बार उसकी फैक्ट्री में जाते हो और फिज़िकली डब्बों को काउंट करते हो, फिज़िकली बकायदा। मान लो जैसे अभी मैं आपको बोलूँ कि चलो यहाँ कितनी इन्वेंट्री है, तो आप फर्नीचर काउंट करना शुरू कर दोगे कि सर देखो 1 2 3 4 ऐसे 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 काउंट करके बताओगे। तो ये हो गया पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो पहले समझ आ गया पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, पहले वाला ओके। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो होता है बेसिकली वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आज की डेट लिखी है 17 मार्च। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास आज रिसिप्ट आई 3 डब्बे 3, तो कंप्यूटर में फीड कर लेंगे भाई 3 डब्बे आ गए। फिर अगर आज हमने उसमें से 2 डब्बे बेच दिए, इशू करने का मतलब है बेच दिए, तो कंप्यूटर में फीड कर देंगे 2 डब्बे गए, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में बैलेंस बच जाएगा कि कितने डब्बे बच गए, 1। तो इसमें रोज़ की रोज़ कंप्यूटर में ऐसी रिकॉर्डिंग होती रहती है। अब 18 मार्च अगला दिन आएगा तो फिर से हम लिखेंगे, पहले तो बैलेंस लिख लेंगे कि 1 डब्बा तो पहले से बचा हुआ था, फिर हम लिखेंगे रिसिप्ट। मान लो आज हमने 5 डब्बे खरीदे, तो कंप्यूटर में फीड कर देंगे 5। फिर मान लो हमने 3 डब्बे बेच दिए या 3 डब्बे छोड़ के चले गए, हमें इशू कर दिए 3, तो कितने बच गए, 3। तो इसमें रोज़ कंप्यूटर के अंदर फीड करते रहते हैं, रोज़ कंप्यूटर अपने आप रोज़ का रोज़ डेटा बताता रहता है। तो इसीलिए सिस्टम को बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो इसीलिए वो थोड़ा महंगा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आपको एक आदमी बैठाना पड़ेगा, है ना, जो रोज़ ये कंप्यूटर में फीड करेगा। तो उसकी सैलरी का खर्चा, कंप्यूटर का खर्चा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का खर्चा, तो वो कॉस्टलियर ज़्यादा होता है। ये वाला मेथड सिंपल है, 3 महीने में एक बार जाओ, गिनती करके आ गए बस, तो इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं होता, है ना, समझ गए। तो ये 2 तरह के सिस्टम होते हैं। तो शुरू के 3 पॉइंट्स तो यही लिखे हैं,
तो एक बार पहले शुरू के 3 पॉइंट्स देखो। पहले में तो अंग्रेजी लिखी है मीनिंग वाली, ओके। दूसरे में लिखा है कि ये सिंपल है, उसमें लिखा है वो कॉस्टलियर है। और तीसरे में लिखा है कि इसमें कंट्रोल करना मुश्किल है, उसमें कंट्रोल करना पॉसिबल है, क्योंकि उसमें आप रोज़ अपने कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हो, फीड कर रहे हो, तो आपको रोज़ का रोज़ हिसाब बना रहेगा। लेकिन पहले वाले सिस्टम में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप काउंटिंग करने कितने महीने बाद जा रहे हो? 3 महीने बाद। 3 महीने के अंदर तो कभी चोरी हो गई, कुछ हो गया, क्या कुछ भी हो सकता है। तो इस मेथड में कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, उस मेथड में कंट्रोल करना थोड़ा सा ईजी है। तो पहले ये 3 पॉइंट्स ओके हो गए, इसमें कोई डाउट? चलो, अब चौथा पॉइंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, जो वैसे आपके लिए मुश्किल काम तो बहुत है, लेकिन फिर भी कोशिश करना। चलो, तो चौथा पॉइंट समझाने के लिए COGS का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा? COGS, अरे कॉस्ट ऑफ गुड्स का फार्मूला बताना है। फार्मूला बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में मान रहा हूँ 0 है, ताकि सिंप्लिसिटी के लिए समझा सकूँ। ठीक है, चलो, तो COGS का ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर मैं बदल के दाहिने तरफ लिखूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस COGS इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले आप देखो कि आप फॉर्मूलों से संतुष्ट हो, अजीब सा तो नहीं लग रहा? फॉर्मूला ओके है COGS का? चलो, तो अब ध्यान से देखना। पहले मैं आपको इस पीरियोडिक सिस्टम के बारे में समझा रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था? मान लो 5 डब्बे थे। ये तो हमें पिछले साल की इन्फॉर्मेशन से पता चल जाते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ नोन का मतलब है ये हमें पता होता है। फिर आपने कितने डब्बे खरीदे? मान लो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे खरीदे। ये हमें परचेज रजिस्टर से पता लग जाते हैं। तो एक बार काउंट करना, कितने डब्बे हो गए? 5 और 8 13 डब्बे हो गए। तो आपकी फैक्ट्री में 13 डब्बे हो गए। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको आपने अभी अभी फिजिकली काउंट करा है। आप फैक्ट्री गए और फिजिकल काउंट करके आए, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वहाँ पर आपको 9 डब्बे नज़र आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वहाँ पे आपको कितने डब्बे नज़र आ गए? 9। ओके, पहले इतना क्लियर हो गया? तो आप इससे ये पता लगा लोगे आपका एक बैलेंसिंग फिगर कितना बच रहा है मैथमेटिकली? 4 बच रहा है ना। तो इसका मतलब जो 4 बच रहा है वो क्या दिखा रहा है, वो क्या डिनोट कर रहा है? COGS। वो क्या डिनोट कर रहा है? COGS। तो चौथे पॉइंट की इंग्लिश में यही लिखा है कि इस मेथड में जो रेसिडुअल वैल्यू होती है, रेसिडुअल वैल्यू मतलब जो बैलेंसिंग फिगर होता है, वो क्या डिनोट करता है? COGS। तो वो ये कहना चाह रहा है। तो समझ गए वो क्यों कहना चाह रहा है? वो इस वजह से कहना चाह रहा है। तो इस मेथड में आपको COGS जो है वो एक रेसिडुअल वैल्यू की तरह नज़र आता है, यानी कि बैलेंसिंग फिगर की तरह नज़र आता है। तो इसका मतलब एक तरह से आप कॉमन सेंस लगाओ। चलो, आपके पास ओपनिंग में अगर 5 डब्बे थे, फिर आपने 8 डब्बे और ख़रीद लिए, तो कितने हो गए? 13 हो गए। और 13 में से अगर आप क्लोजिंग में आपके पास सिर्फ 9 डब्बे बचे हैं, तो इसका मतलब आपने कितने डब्बे बेच दिए? 4। तो आप यही मानोगे ना कि भाई ये 4 जो है आपने डब्बे क्या कर दिए? बेच दिए। तो बस बेचे हुए डब्बों की लागत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? COGS। तो इस मेथड में COGS जो है वो बैलेंसिंग फिगर बच जाता है। अच्छा, लेकिन अब देखो दूसरा मेथड, परपेचुअल वाला।
आपके पास ओपनिंग में कितने डब्बे हैं? 5। तो ये तो आपको पिछले साल की जानकारी से पता ही चल जाता है। फिर आपके पास कितने और नए डब्बे आए? 8। ये भी कंप्यूटर में रिसिप्ट के नाम से फीड हो जाता है कि भाई 8 डब्बे और आ गए, रिसिप्ट हो गई है ना। तो आपके पास टोटल कितने डब्बे हो गए? 13। उसके बाद क्योंकि कंप्यूटर पे आदमी बैठा हुआ है तो वो ये भी बता देता है कि भाई हमने 4 डब्बे जो हैं वो बेच दिए हैं, और उन 4 डब्बे को जिनको बेचा उनकी लागत है 4, ये बता देता है कंप्यूटर। तो 13 में से 4 डब्बे आपने क्या कर दिए? बेच दिए। ये भी कंप्यूटर में फीड हो जाता है। तो कंप्यूटर में अपने आप बैलेंस क्या बचेगा? 9। तो इसका मतलब इस मेथड में बैलेंसिंग फिगर क्या बचती है? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसीलिए उसमें इंग्लिश में लिखा है कि इस मेथड में बैलेंसिंग फिगर क्या बचती है? क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो फॉर्मूला तो सेम ही है लेकिन इंग्लिश अलग अलग हो गई। तो पहले मेथड में आपका बैलेंसिंग फिगर बचता है COGS, लेकिन दूसरे मेथड में बैलेंसिंग फिगर क्या बचता है? क्लोजिंग स्टॉक। देखो मैथमेटिक्स तो सेम ही है, बस वो फॉर्मूला इधर उधर हो रहा है। तो ओके हो गया पॉइंट। चलो, तो वैसे तो एप्लीकेशन आएगी नहीं, आपको तो इंग्लिश की एक लाइन रटनी है ना, तो वो तो रट के चले जाना। तो इस मेथड में COGS बचता है बैलेंसिंग फिगर, उस मेथड में क्लोजिंग स्टॉक बचता है बैलेंसिंग फिगर। और यही दोनों के ड्रॉबैक हैं। 5th पॉइंट तो इसी के अंदर है। अब मान लो एक डब्बा चोरी हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक डब्बा चोर रात को चुरा कर ले गया। तो अब दोनों ही मेथड्स में ना तो ओपनिंग स्टॉक में ये बात पता चलेगी ना परचेज में ये बात पता चलेगी। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बच रहा है ये चोरी हुआ हुआ डब्बा ऑटोमेटिकली इसी के अंदर छुप जाएगा। अब मान लो एक डब्बा चोरी हो गया तो क्या ये आपको पता चल पाएगा? आप तो क्या सोच रहे हो, कितने डब्बे बेचे आपने? 4। पर एक्चुअल में क्या पता बेचे 3 हो और एक चोरी हो गया। ऐसा हो सकता है ना। तो इस मेथड में चोरी हुआ हुआ डब्बा भी कहाँ छुप के बैठ गया? COGS में, इस मेथड में। और ऐसी उस मेथड में आप क्या सोच रहे हो कि आपके क्लोजिंग स्टॉक में कितने डब्बे हैं? 9 डब्बे हैं, लेकिन क्या पता उसमें से एक चोरी हो गया हो, एक्चुअल में भी क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ 8 हो। तो उस मेथड में चोरी हुआ हुआ डब्बा कहाँ छुप के बैठ जाता है? क्लोजिंग स्टॉक में। तो ये बात आपको 5वें पॉइंट में दे रखी है कि भाई गुड्स लॉस्ट जो हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? पहले मेथड में COGS के अंदर और दूसरे मेथड में क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तो ये दोनों पॉइंट वैसे थ्योरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न ज़रूर कर लेना। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ आया तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपसे करवाएगा नहीं, आपको थ्योरी लर्न करनी है। हाँ, रट के जाना है। चलो बट समझ आ गया। पहले 2 तरह के मेथड्स हैं। चलो, तो ये हो गई कहानी। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख रहे हैं, बस आज के लिए इतना ही करेंगे, कॉन्सेप्ट है ना, नहीं तो फिर आगे गहरी बातें हैं वो आज नहीं करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूले लिखते हैं, वो वही बच्चों वाले कुछ फॉर्मूले हैं जो शायद आपने वैसे पहले पढ़ भी रखे होंगे। चलो, तो इसकी हेडिंग ही डाल लेते हैं, फॉर्मूला। COGS मतलब होता है, बताओ COGS मतलब क्या होता है? हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ठीक है अंग्रेज़ों, मतलब जो गुड्स आपने बेच दिए उनकी लागत। तो मतलब जो सेल आप कर रहे हो उस सेल की सेल वैल्यू नहीं, उस सेल की कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट। हाँ, चलो ठीक है। तो फॉर्मूले लिखने तो पहला तो वही लिख लो। चलो, COGS। तो सुनाओ COGS का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस बार आप पूरा वाले प्रॉपर वाले ही लिख लो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
बाकी इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, बताओ। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया COGS। दूसरा फॉर्मूला एडजस्टेड परचेज, तो जिन जिन को पता है वो बताएं। वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं जोड़ने, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद नंबर 3, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो इसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, बस। ठीक है, तो इसको एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से भी समझा देता हूँ आपके लिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर आप ये सब कुछ पूरा टोटलिटी में देखो तो ये पूरा फॉर्मूला टोटलिटी में किसका है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, राइट। लेकिन फिर आपने कहा कि डायरेक्ट एक्सपेंस भाई हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम अकेले घर में रहो, तो उसको अगर छोड़ दोगे आप तो खाली ये बादल वाला फॉर्मूला किसका बन गया? एडजस्टेड परचेज का। और इसमें भी अगर आपका मन करा कि क्लोजिंग स्टॉक को बोलो क्लोजिंग स्टॉक भाई तुम अकेले घर पे रहो, तुम्हें छोड़ दिया, खाली ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो मैंने वेन डायग्राम भी बना दिया, अगर आपको ऐसे अच्छा लगे तो ऐसे, बट समझ आ गई अंडरस्टैंडिंग क्या है फॉर्मूलों की। तो 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो चैप्टर में काम करेंगे आगे। अच्छा, तो अभी तो इसको आप फिलहाल के लिए एक लाइन लगा दो। तो मतलब आज के लिए तो हमें यही इतना सही कॉन्सेप्ट करना था, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे सीखेंगे क्या।